चलो ध्यान से सुनना, ये वाला तो कराया था। अच्छा, दो बात तो याद रखना, फिर कह रहा हूँ, कोई भी क्वेश्चन कितना भी सिंपल याद कर लो, मैं अगर 2 लाइन का भी लिखाऊंगा ना, वो भी अगर आप याद कर लोगे तब भी एक टाइम आएगा कि आप उसको भूलोगे। कारण क्या है कि तुम हो चाहे मैं, तुम तो अभी शुरुआत कर रहे पढ़ाई की, मैं अपनी खुद कह रहा हूँ, कोई टीचर भी एक चीज को सोचे एक ही बार पढ़ के याद हो जाए, नहीं होता। तुमने आज भी टीचर्स को देखा होगा, कई सालों से पढ़ा रहे हैं तब भी कॉपी क्यों पकड़े रहते हैं? क्योंकि कारण यह है कि उन्होंने उस पर काम नहीं किया, उन्हें आदत पड़ी है देख के लिखने की। समस्या क्या है, कोई भी चीज हम पढ़ने, बेटा आगे आ जाओ, आगे यहाँ कॉपी उठाना बेटा। तो समस्या कहाँ है कि कोई भी क्वेश्चन हम याद कर लेते हैं, अगर उसको दोबारा पलट के नहीं देखा, अगर कोई इंसान है हम उससे बातचीत करना बंद कर चुके हैं, उसे भूल जाते हैं, ये तो क्वेश्चन है। आपकी किसी से बातचीत बंद हो जाए तो उससे दूरियां हो जाती है कि नहीं? जब इंसान से हो जाती है, ये तो क्वेश्चन आंसर है। तो जब उसको आप दोबारा नहीं देखोगे या पढ़ोगे नहीं तो भूलोगे। चाहे कोई भी कहीं से भी पढ़ लो, चाहे कैसा भी क्वेश्चन याद कर लो, आप जो भी लिखाया जा रहा है, मैं पर डे जिस दिन से आया उस दिन से क्या कह रहा हूँ कि यहाँ जो याद करा रहा हूँ, बिल्कुल धीमे धीमे याद करा रहा हूँ, उस क्वेश्चन को घर पे जाके पढ़ के लिख के देखना है। ठीक है कि नहीं? यही बैठ जाओ, चार साल बैठते हैं इस पे। यहाँ जो याद कराऊं घर पे जाके पढ़ के लिख के देखो, हाँ वो क्लियर होगा। कब होगा? यहाँ के बाद घर पे जाके आप याद करोगे दोबारा से, यहाँ तुम्हें 20 मिनट लगेगी तो घर पे 10 मिनट लगेगी, क्योंकि एक बार कर चुके हो। फिर एक बार हो गया और उसको तुमने लिख के देख लिया, फिर पूरे साल में जब भी करोगे तब वो 5 मिनट में होगा। फिर तीसरी बार जब टेस्ट दोगे फिर कभी, तब फिर 2 मिनट में हो जाया करेगा। ऐसे होता है। तो कोई ये ना सोचे कि एक बार में सर नहीं हो रहा, वो भूल जाते हैं। एक बार में तो भूलोगे, वो नेचुरल है, किसी स्पेशल के साथ नहीं है। कोई भी टैलेंटेड बना रहे, अगर नहीं पढ़ेगा तो भूलेगा। तो क्या करना है, पर डे घर पे आके पढ़ना पड़ेगा, ये आपकी जिम्मेदारी है। 10th है, थोड़ा सीरियसली लो, मजाक मस्ती करो और टाइम पे। 3 घंटे की आपकी कोचिंग होगी शायद, मैथ साइंस और इंग्लिश। 3 घंटे जब बैठो तो सिंसियर रहो। आर्यन, इन लोगों में से किसी की भी बात ना ध्यान सुनो। 1 घंटे में आप मेरी सुनोगे केवल, बगल वाले से बाद में बात कर लेना बेटा। फिर कह रहा हूँ थोड़ा सिंसियर हो जाओ, ये दिक्कत रहेगी। 3 घंटे ये 3 घंटे घर पे दे दो बस, इतना बहुत है। इतना आपको 90+ बनवा देगा। कोई कितना भी कमजोर हो, मैं कह रहा हूँ इस बात को, आपकी परसेंट 90+ होगी। लेकिन अभी से तुम कहोगे सब जुलाई से पढ़ेंगे, दिवाली से पढ़ेंगे, तो कुछ नहीं कह सकते। अभी 3 घंटे यहाँ पढ़ जाओ कोचिंग, जो भी पढ़ रहे हो जहाँ भी जिस भी टीचर पे, वही 3 घंटे घर पढ़ना और तीनों सब्जेक्ट को 1-1 घंटे पढ़ लेना। इतना करते रहोगे तो आपको पता चलेगा कि दिवाली के टाइम पे आप कह दोगे कि पेपर ले लो कोई भी, हम पूरा दे देंगे। ये आपके साथ हो जाएगा। बट वही बात है कि पहले ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है कि नहीं? क्वेश्चन को समझे और इसको याद करें। आगे निकला बेटा, ये पीछे की जगह घेर लेते हैं, आगे छोड़ देते हैं खाली। बेटा खिसक जा रहा है, इसको नहीं दिख रहा, आगे आ जा, पूरी आगे बेंच कर लीजिए। इस एक पे 4 बैठते हैं, जहां भी 3 कोई बैठे वहां बेटा से बैठ सकते हो। अच्छा देखे, और लेट आओ तो ऐसा हो सकता है कि कोना पकड़ के बैठा हो तो उससे कह रहा है खिसक जा, तो वो नहीं खिसकेगा, बाकी बगल में जाके बैठे बैठा है। लेकिन ये सबसे कह रहा हूँ, ध्यान देना। राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम डेस्कटॉप। और फिर कह रहा हूँ, किसी के बहकावे में मत आ जाना कि सिंपल से क्वेश्चन हो गए कि सर उसने तो बस 3 ही लिखाए जहाँ पार्ट में थे, और या उसने बहुत सिंपल लिखा दिया, तो मैं उससे भी कई गुना ज्यादा सिंपल लिखा सकता हूँ।
लेकिन तुम हालत देख रहे हो हर साल की। मैं तुम्हें इस साल के बैनर दिखाऊं और मैं अपने स्टूडेंट को लाके खड़ा कर दूंगा, और जो बच्चे उनके साथ पढ़े थे, ठीक है, उनसे पूछना ये कैसे है, वो अपने आप कहेंगे सर जाके इतने कैसे आए गए। आ गए उसके कारण क्या है मालूम है? जो मैंने दिखाया उन्होंने वही लिखा, तो उनको नंबर मिल गए। और जो होशियार थे उनसे ज्यादा, उन्होंने सोचा मैं तो आ ही रहा है, तो वो थोड़ा उस ओवर कॉन्फिडेंस में रहे, क्वेश्चन आया लिखा उन्होंने सही, लेकिन सेम मेरे वाला नहीं लिखा, अपनी तरफ से थोड़ा सा लिख दिया। और सरकारी टीचर को वो बात पची नहीं, उसके नंबर काट लिए, इसको दे दिए। अब तुम विश्वास नहीं करोगे, कल शाम को घूम रहा था, 9:30 बज रहे, एक लड़के का फोन आया मेरे पास। वो कहता है, तो एक बार फोन आया तो मैंने कहा यार फेल है वो पक्का। मैंने कहा बाद में उठाऊंगा, थोड़ा मैं बिजी था वहाँ। दोबारा आया, मैंने पक्का इसके पापा बात करना चाह रहे होंगे, फेल हुआ होगा पक्का। फोन उठाया कि हेलो सर, मैंने हाँ, तो उन्होंने फोटो ना लगा, मैंने क्यों फोटो कि हाँ सर मेरे 86 नंबर आए हैं इंग्लिश में, 12th क्लास में 86 नंबर। मैंने और में सर 45, 55, 52, 53 इंग्लिश में टॉप कर रहा है। तो मुझे लगा कि जो बच्चे भले ही कमजोर है, लेकिन जो याद करा रहा हो, याद कर रहे हैं, थोड़ा घर पे पढ़ रहे हैं, तो उनके नंबर आ जाते हैं, टेंशन नहीं लेनी। और ये मत सोचना कि होशियार के कटेंगे, हाँ होशियार होशियार ही दिखाएगा कि हमें तो याद है, मैं तो कुछ भी लिख के आ जाऊंगा, वहां नंबर कटेगा। मैं ये नहीं कह रहा, आपको जो सिखाया है सीखो जरूर, फ्यूचर में बहुत काम आएगा वो सभी चीजें, लेकिन और उसका जो आपने सीखा है क्वेश्चन को बनाना, उसको आप किस चीज में इस्तेमाल कर सकते हो, मैं इसको याद कराऊं, तो ये आपको जल्दी याद हो जाएगा, आपको बार बार एक लाइन पढ़नी नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपको यूज बनाना, सेंटेंस को ट्रांसलेट करना आता है, तो इनको याद करने में आसानी होगी, इसलिए ग्रामर सीख लो। ठीक है कि नहीं? बट लिखना वही जो यहाँ याद करा रहे हो, तो आपका ना मन नहीं कटेगा मेरे गारंटी। सिंपल के चक्कर में मत पड़ना, सिंपल ही है ये बेटा, बहुत सिंपल है। थोड़ा डिफिकल्ट होता है तो थोड़ा बहुत मैं कुछ चेंज कर देता हूँ, बट इतना चेंज करता हूँ बस कि नंबर ना कटे। ठीक है कि नहीं? ध्यान देना। राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम डस्ट ऑफ सुनो। तो कल मैंने जो आपको पोएम समझाई, उसका सेंट्रल आइडिया क्या है? सेंट्रल आइडिया का मतलब मुख्य थीम, पोएम में जो कवि है आपको क्या संदेश देना चाहता है, ये आपका पोएम का बताना है पूरा सार। तो द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम, किसी ने पोएम नहीं भी पढ़ी होगी तो भी समझ में आ जाएगा। बेटा आगे आ जाओगे, याद एक दो बैठे एक पे, अमन बीच में बिठा लेना बेटा। इधर वाली सभी बेंचेस पे एक पे चार बैठते हैं, कहीं तीन मिले तो आगे बैठ सकते हो। ठीक है। द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम डस्ट, अच्छा ऑफ स्नो करना है यार, डस्ट ऑफ स्नो रिटर्न बाई किसके द्वारा? पहली लाइन याद हुई। कठिन कैसा भी हो, कितना ही बड़ा हो, याद करानी मेरी गारंटी, यहाँ मैं याद करा दूंगा, घर पे एक बार रिवीजन करके लिख लेना बस, फिर क्लियर हो जाएगा। सेंट्रल आइडिया किसका? पोएम का। कौन सी पोएम? डस्ट ऑफ स्नो। किसने लिखी? इतना ठीक है। द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम, कौन सी पोएम? रिटर्न लिखी गई, किसके द्वारा? बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। आगे समझना। इस मतलब है, सेंट्रल आइडिया है, यही तो कहना चाह रहा है। फिर सुनना, सेंट्रल आइडिया काय का? पोएम का। कौन सी पोएम का? डस्ट ऑफ स्नो। रिटर्न किसने लिखी? रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। इस मतलब है, दैट मतलब कि वन मे हैव द वर्स्ट डे और टाइम। वन मतलब कोई भी एक, किसी का भी, इसका मतलब वन बोल देते हैं। मे का मतलब हो सकता है, मे हैव का मतलब हो सकता है। द वर्स्ट डे, बैड मतलब होता है खराब, बैड की सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है? वर्स्ट। वर्स्ट डे मतलब बहुत बुरा दिन हो सकता है, या फिर बहुत बुरा टाइम हो सकता है, कहते खराब समय चल रहा है, तो किसी का भी बहुत बुरा दिन हो सकता है या बहुत बुरा टाइम हो सकता है। तो हमने क्या कहा? वन मे हैव क्या हो सकता है? वर्स्ट डे और टाइम, खराब दिन या समय ऑफ हिज, अपने जिंदगी का, अपने, यहां तक ठीक है। हमने क्या कहा? वन मे हैव
वर्स्ट डे और टाइम ऑफ हिज। वन में है किसी का भी हो सकता है, वर्स्ट डे खराब दिन या समय किसका, अपनी जिंदगी का, तो ऑफ हिज पूरा बोल रहा आराम से, थोड़ा धीमे धीमे। द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम फायर डस्ट ऑफ स्नो written by Robert Frost is that one may have the worst day or time of his life। इतना होगा, सभी लोग बोला करें साथ में। फिर से सुनना, बोल रहा हूँ क्या बोला, ध्यान देना। सुनना ध्यान से, बैठ के जगह है, दिख रही है वहां से। हमने क्या कहा, वन में है, क्या किसी का भी हो सकता है, कैसा दिन, वर्स्ट डे और टाइम ऑफ हिज अपनी जिंदगी का। ठीक है बेटा, पोएम का लास्ट क्वेश्चन समझ चल रहा है, इसके बाद अभी पोएम पढ़ाऊंगा, वहां से समझ में आएगा, थोड़ा 10 मिनट वेट करना। तो यहां तक किसी को दिक्कत है क्या, आराम से बोला। द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम डस्ट ऑफ स्नो written by Robert Frost is that one may have worst day or time of his life। ठीक है, आता तमराज बोलना, बोला है तमराज, बोलो बोलो बेटा। नहीं, मुझे लगा कि आप नहीं पढ़ रहे हो, मैं बंद कर दूंगा, ध्यान रखना, क्योंकि पापा भैया जो भी है पूरे मन से छोड़ के गए हैं, बात इज्जत की है। मुझे पैसे का लालच इतना नहीं है, लेकिन इज्जत का बहुत ध्यान है, समझ रहे हो। जो याद कर रहा हूँ तो पूरा याद करो बेटा, बोला करो, तुम बोलते नहीं हो। और उसके बाद लिखना मिला चाहिए मुझे, कल देखा था मिला नहीं था। जो बुला रहा हूँ बेटा याद करो, ठीक है कि नहीं, ध्यान देना। होता होगा हम में सब टीचर्स बच्चों को घर से पकड़ के लाते होंगे, मुझे ठीक नहीं लगा तो मैं मना ही कर दूंगा, घर बैठो, पकड़ने तो मैं जाता ही नहीं है किसी को, क्योंकि अपन रिजल्ट देते हैं, ईमानदारी से पढ़ा रहे हैं, आप पढ़िएगा, कोई दिक्कत आए मुझसे पूछो, मैं समझाऊंगा, ठीक है कि नहीं। बट पढ़ने में बेटा ईमानदारी दिखाओ। आपके पेरेंट्स मुझे फीस ला के देते हैं, मुझे भी पता है कैसे आ रही है, उस फीस का इस्तेमाल सही होना चाहिए, वरना मुझे डाइजेस्ट नहीं होगा हो, ठीक है कि नहीं। ईमानदारी से पढ़े, बस बस, मुझे सुनाना पता है तो इस साल होशियार हो गया है, मुझे सुनाना। देखो, बट अ लिटिल गुड थिंग, बट अ लिटिल मतलब थोड़ी सी या छोटी सी, गुड थिंग अच्छी वस्तुएं या अच्छी चीजें, कैन मेक इट क्वाइट, कैन मतलब सकती है, मेक मतलब बना सकती है, इट मतलब इसे, कैसा, क्वाइट मतलब होता है पूरी तरह से, पूरी तरह से कैसी, अमेजिंग मतलब बहुत अच्छी। आपकी लाइफ में बहुत खुश, बिल्कुल तुम सैड हो, रास्ते में जा रहे हो, दिमाग खराब था, लेकिन 50 का नोट मिल गया, चेहरे पे खुशी आ गई, फिर थोड़ी देर के लिए दुख भूल जाते हो कि नहीं। तो यहाँ क्या है, बट लिटिल गुड थिंग, छोटी छोटी चीजें, कैन मेक इट क्वाइट अमेजिंग। सिंपल है, पूरा बोलना आराम से। द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम डस्ट ऑफ स्नो रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज दैट वन मे हैव a worst day or time of his life, but a little good thing can make it quite। 3 नंबर का आएगा ये, और 3 नंबर में वो लिख के देता है कि 75 वर्ड्स में होना चाहिए, तो 75 वर्ड्स से आप कम नहीं कर सकते। हाँ, 60, 70, 80 के बीच में हो सकता है, इससे कम करोगे नंबर नहीं मिलते, इसलिए इतना बड़ा करना पड़ता है, समझ में आया। अब हमने क्या कहा, लेकिन बट ए लिटिल गुड थिंग, क्या बोला, कैन मेक इट, ए लिटिल गुड थिंग कैन मेक इट क्वाइट, कैसी बना सकती है, अमेजिंग। क्वाइट मतलब बहुत अच्छी, यानी पूरी तरीके से अमेजिंग। यहाँ तक देखना नहीं पड़ेगा,
आगे की 3 लाइन सिंपल है, तुरंत याद होंगी। अब सुनना ध्यान से, कनेक्ट करना, पहले सुनना, बोलना मत। मैंने कहा सेंट्रल आइडिया, तुमने कहा आगे क्या बोल रहा है? सेंट्रल आइडिया किसका? पोइम का। कौन सी पोइम का? यहाँ तक पहुंच रहे हैं? लिखी गई किसके द्वारा? रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। इज मतलब है, दैट मतलब थी, क्या है? वन में है, किसी का भी हो सकता है, कैसा दिन? वर्स्ट डे और ऑफ हिज, लेकिन छोटी अच्छी वस्तु है, लिटिल गुड थिंग्स क्या कर सकती है? कैन मेक इट क्वाइट, ए लिटिल गुड थिंग कैन मेक इट क्वाइट अमेजिंग। ठीक है यहाँ तक? चलो आगे सुनना। द क्रो, द हेमलॉक ट्री एंड डस्ट। ध्यान देना, कौन कौन? हेमलॉक ट्री, कोआ, हेमलॉक ट्री और डस्ट आर सम बैड साइंस। साइन का मतलब होता है यार संकेत। एक तो होता है सिग्नेचर वाला, ये साइन का मतलब होता है संकेत। कोआ, हेमलॉक ट्री तुम्हें पता है जहरीला पेड़ है, कौवे को अपने घर पे कोई बैठने नहीं देता क्योंकि नेगेटिव साइन मानते हैं। और धूल कुछ किसी को पसंद है, अगर इस टेबल पे धूलो तुम बैठोगे नहीं कि सर पहले साफ कर लो। तो ये तीनों ही चीजें कैसी है? नेगेटिव है, इससे अच्छा फील नहीं होता। लेकिन दैट नॉर्मली मेक द पीपल बिलीव दैट, जो नॉर्मली मेक मतलब बनाती है, पीपल बिलीव यानी लोगों को विश्वास दिलाती है कि समथिंग रॉन्ग इज गोइंग टू, कुछ गलत होने वाला है। कोई शुभ काम कर रहे होगे, कोई कौवा बोलने लगे तो उसे भगा देते हैं, पता है कि नहीं? तो साइंस दैट नॉर्मली मेक द पीपल बिलीव दैट समथिंग रॉन्ग इज गोइंग टू हैपन, कि कुछ गलत हो रहा। ठीक है, यहाँ तक पूरा तो सुनना यहाँ से। बट अ लिटिल गुड थिंग कैन इट क्वाइट अमेजिंग, द क्रो, हेमलॉक ट्री आर सम बैड साइंस। पहले इतना याद कर लो, क्रो, हेमलॉक ट्री और डस्ट। आर मतलब है कैसे? सम बैड दैट नॉर्मली मेक द पीपल बिलीव दैट। दैट मतलब जो नॉर्मली मेक द पीपल बिलीव दैट। अब जो गेट मेक का एक यूज है आगे कराऊंगा, जो लोगों को विश्वास दिलाते हैं कि समथिंग रॉन्ग, कुछ गलत, इज गोइंग टू होने वाला। हैपन का मतलब होना, ठीक है। गोइंग टू वाला वाली वाला नियम है, ये पढ़ाएंगे आगे। तो समथिंग मतलब कुछ, रॉन्ग मतलब गलत, इज गोइंग टू हैपन होने वाला है। आराम से सुनना, पूरा क्लियर होगा अपना। सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम द टेस्ट ऑफ स्नो written by Robert Frost is that one may have the worst day or time, but a little good thing can make it quite amazing. The crow, hemlock tree are some bad signs that normally make the pupil believe that something। कोई सुनाएगा? हाँ सुना प्लीज। वर्स्ट डे और टाइम, हाँ वेरी गुड। रॉन्ग इज गोइंग टू हैपन, वेरी गुड। हाँ सही सुना, भूल गया। और एक बात, हाँ मनुष्य को सुना। हाँ बेटा बात चालू नहीं, पढ़ लो, याद कर लो, सुनाना है। हाँ, ऑफ हिज लाइफ बट लिटिल गुड थिंग्स
मेक इट क्वाइट अमेजिंग। और यहाँ तक ठीक था। और कुछ सुनाएगा? हाँ सुनाओ। हम्म, हम्म, very good. Will people believe that something going? ओके। अब सभी लोग एक लास्ट बार सुनना, फिर अगली नई पोएम पढ़ेंगे, ध्यान देना। अब सुन लो एक बार। मुझे पता है आधे से आधा को हो गया, उसको थोड़ी बहुत दिक्कत है, एक बार पढ़ोगे हो जाएगा। ध्यान से सुनना। हमने कहा सेंट्रल आइडिया, ध्यान से सुनना यार। सेंट्रल आइडिया पोएम का, कौन सी का? डस्ट ऑफ रिटर्न किसके द्वारा? इज दैट है की पहली लाइन, वन में हैव द वर्स्ट डे और टाइम ऑफ हिज लाइफ। वन में हैव वर्स्ट डे और टाइम ऑफ हिज लाइफ। दूसरा, बट ए लिटिल गुड थिंग, बट ए लिटिल गुड कैन मेक इट क्वाइट, बट ए लिटिल गुड थिंग। यहाँ तक ठीक है? शुरुआत सुनना। द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम डस्ट ऑफ स्नो written by Robert Frost is that one may have worst day or time of his life, but quite amazing. The crow, hemlock tree, and dust are some bad signs that normally make people believe that something wrong is going to। एक बार इसको घर से पढ़ के आना, याद करना। ये लास्ट की हो सकता है, ये वाली लाइन दिक्कत दे रही हो तुम्हें, ये वाली, ये तो दे रही है। इससे ऊपर की तो सब सिंपल है, इतनी सी तो है बस। तो इसको एक बार घर पे पढ़ के देखोगे, नहीं होगा तो कल मैं फिर 5-10 मिनट में इसको करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है कि नहीं? इतना हो जाएगा। लास्ट बार बोलना। द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम डस्ट ऑफ स्नो written by Robert Frost is that one may have worst day or time of his life, but a little good things can make it quite amazing. Hemlock tree, dust are some bad signs that you believe। बस बस, यहाँ से थोड़ी दिक्कत होती है। क्रो, हेमलॉक ट्री और डस्ट आर सम बैड साइंस, खराब साइन है जो नॉर्मली मेक पीपल बिलीव दैट। ये वर्ड याद कर लो, दैट नॉर्मली मेक पीपल बिलीव दैट। क्या बिलीव कराते हैं? समझ गए? घर पे पढ़ोगे इसे। चलो मैं ध्यान दिया, कल जुड़वा दूंगा। हाँ, ये भी रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखी है। वो लिखता ही रहता, पागल आदमी है। चलो ध्यान से सुनना।
बेटा बात नहीं, नई पोएम में ध्यान देना। यहाँ से जितने भी नए हैं सबको समझ में आएगा। चैप्टर 1 उसमें 2 पोएम है। पहली तो डस्ट ऑफ स्नो 4 लाइन की थी। सेकंड फायर एंड, इसको भी लिखा है तो किसने? इसको भी रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा है। लिखा है तो छोड़ो, ठीक है। अब ध्यान से सुनना पोएम को। और पोएम में एक चीज याद रखना, पोएम की 2-3 चीजें याद होनी चाहिए। एक तो पोएम का नाम, दूसरा पोइट का नाम, ठीक है। फिर उसमें कुछ 2-4 मीनिंग होती है, उनका मतलब पूछ लेते हैं अक्सर, ठीक है। जैसे डस्ट ऑफ स्नो में हेमलॉक ट्री कैसा पेड़ है? र्यूड का मतलब क्या होता है? हेल्ड इन, देख रहे हैं इतना लिखाया था मैंने, इसमें ध्यान देना। सम से, अब देखो फायर मतलब सब जानते हो, आग, और आइस का मतलब बर्फ। अब इनका मतलब क्या, ध्यान देना। सम से, सम मतलब कुछ, से मतलब कहते हैं। द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, इसको 2 बार पढ़ेंगे क्योंकि एक बार कुछ और मतलब निकलेगा, दूसरी बार कोई कुछ और समझाना चाहता है, ठीक है। तो ध्यान से समझना। सम से कुछ लोग कहते हैं द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, कि वर्ल्ड मतलब दुनिया खत्म हो जाएगी काय से? आग से। एंड सम से इन आइस, और कुछ लोग कहते हैं काय से खत्म होगी? फ्रॉम आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, और टेस्ट का मतलब इसने चख लिया कुछ नहीं। ये पोएम थोड़ी सी कहना कुछ चाहती है, लिखती कुछ है, ध्यान देना भैया। मैं आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, यानी मैं ने जो फील किया है, मैं किसके फेवर में हूँ? डिजायर के। तुम कहोगे सर फायर आइस में डिजायर कहाँ से आ गया? ठीक है, तो कुछ मतलब समझते हैं। आई होल्ड विद दोज हु फेवर, होल्ड का मतलब पकड़ना, पकड़ना है तो क्या होल्ड करना ऐसे, या फोन होल्ड पे रखना, तो होल्ड का मतलब क्या होता है? रुकना या फिर पकड़ना। यहाँ है ठहरना, आई होल्ड विद दोज, मैं उनके साथ रुकना या रहना चाहूंगा जो किसके फेवर में है? एक तो मतलब ये हो गया। अब सुनना, इसने डिजायर शब्द क्यों बोला। यहाँ जो ये फायर है, इसका मतलब वैसे तो क्या होता है? आग। क्या होता है? चलो ये 2 लाइन और बोलो, फिर इसको भी बताऊंगा, ठीक है। ये डिजायर क्यों लिखा ध्यान से सुनना बाद में। ये लाइन समझ में आ गई? सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, कुछ लोग कहते हैं दुनिया काय से खत्म होगी? आग से। सम से इन, कुछ लोग कहते हैं काय से होगी? फ्रॉम आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, मैं किसके फेवर में हूँ? आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, कि मैं फायर के फेवर में हूँ। मैं चाहता हूँ कि जो फायर है वो दुनिया को खत्म, कोई कहे, मैं तुमसे पूछूं बताओ आग से खत्म होगी कि बर्फ से? अब मान लो ये पार्टी कहे आग से खत्म होगी, ये पार्टी कहे, मैं कहूंगा कि हाँ फायर से होगी, मैं किसके फेवर में आ जाऊं? समझ में आई बात? तो ऐसे वो कह रहा है। इस तीसरी लाइन का मतलब मैं अभी समझाऊंगा, इसने डिजायर शब्द इस्तेमाल क्यों किया, ठीक है। बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, पेरिस का मतलब होता है डाई, ये मीनिंग पूछते हैं अक्सर, अभी लिखवा दूंगा मैं, ठीक है। पेरिस का मतलब डाई, मतलब मर जाना। लेकिन अगर, इफ का मतलब यदि, या अगर कह सकते हो, इट हैड टू पेरिश ट्वाइस का मतलब 2 बार, ट्वाइस का मतलब, लेकिन अगर एक बार दुनिया खत्म हुई और फिर भी थोड़ी बहुत बच गई, पूरी तरीके से खत्म नहीं हुई, तो दोबारा कैसे खत्म होगी? आई थिंक आई नो इनफ ऑफ, कैसे खत्म हो जाएगी? नफरत से। टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइज, कि बर्फ इतनी ज्यादा फैल जाएगी कि हम सब लोग क्या हो जाएंगे? मर जाएंगे। कंफ्यूजन क्रिएट करना है, अभी बताऊंगा, कंफ्यूजन दूर करूंगा। पहली बार खत्म होगी तो काय से, और दूसरी बार खत्म होगी तो काय से, अगर बच गई तो काय से खत्म हो जाएगी? आइस से। काय से? आइस से।
इज आल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइस। तो आइस, बर्फ से भी दुनिया खत्म हो सकती है, बर्फ भी दुनिया को खत्म करने के लिए पर्याप्त है। ये तो हुई इसकी पहचान नॉर्मली, लेकिन पोएट इसके अलावा कुछ कहना चाहता है। अब उसको सुनना, फिर ये पोएम का सही सेंस समझ में आएगा। आप कह रहे होगे सर फिर ऐसे क्यों बताई, क्योंकि नॉर्मल शब्दों का मतलब ये निकलता है। ठीक है कि नहीं, कैसे, ध्यान देंगे। ये पीछे तक दिख रहा है, क्या लिखा है? सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। यहाँ फायर का मतलब कुछ और है, फायर का मतलब आग नहीं है। जो पोएट कहना चाहता है, फायर का मतलब है डिजायर, ग्रीड, या फिर एवराइज, मतलब सबके बताऊंगा, लस्ट। ग्रीड, डिजायर का मतलब होता है इच्छा, ग्रीड का मतलब ग्रीड, और एवराइज का मतलब होता है लोभ और लालच, और लस्ट का मतलब होता है सेक्सुअल डिजायर्स। सबका मतलब समझना कैसे। उसने कहा किसी दिन, और फायर आइट्स तो उसने एग्जांपल में लिए है, कहना कुछ और चाह रहा है, ध्यान से सुनना, क्योंकि सेंट्रल आइडिया में यही बात लिखी जाएंगी। किसी दिन द वर्ल्ड, दुनिया खत्म हो जाएगी, कैसे? फायर का मतलब डिजायर, ग्रीड, एवराइज और लस्ट। तो सब जानते हो डिजायर मतलब इच्छा। इंसान की इच्छाएं इतनी ज्यादा बढ़ती जा रही हैं कि अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए वो कुछ भी कर रहा है। घर में आदमी दो है, मंजिल चार चार मंजिल मकान बना रहा है। जरूरत तो 2 कमरे की है, लेकिन घर कितने में, घर में 15 कमरे बना दिए। किस लिए? कि कोठी है, रईसी होनी चाहिए, या अपना नाम होना चाहिए कि बहुत बड़ा घर है। जबकि घर में जब सदस्य 4 है तो 4 और 2 एक्स्ट्रा बना सकते हो, 6 कमरे काफी है। लेकिन 4 मंजिल मकान तान देगा अगर पैसा है तो। इच्छाएं तो बढ़ रही हैं। वो नॉर्मल अल्टो से भी जा सकता था, लेकिन वो 1 करोड़ की गाड़ी से जाएगा। क्यों? इच्छाओं के कारण, शौक पूरे करने हैं। होता है कि नहीं है? ऐसे ही कम में काम चल सकता है, लेकिन क्या कर रहा है? इच्छाएं। और इंसान की जब इच्छाएं बढ़ती हैं तो किसी भी हद तक उस इच्छा को पूरी करने के लिए चला जाता है, फिर भले प्रकृति का नुकसान हो चाहे खुद का, इससे उसे कोई मतलब। बेटा इधर रोड पे बगल वाले से नहीं है। अगली बात क्या हुई? इसका मतलब ग्रीड और एवराइज, लोभ और लालच। लालच इंसान को, लोभ, लोभ तो वो हो गया खुद का बचाए रखूं, और लालच क्या? किसी दूसरे का भी हमें मिल जाए। होता नहीं है कि शर्मा जी एक बार कह रहे हैं अपने लड़के से कि बेटा पप्पू क्या, कि बगल में वर्मा जी से उनकी मोटरसाइकिल मांग लो, उन्हें अपने वहां चलना है। वो गया मांगने, लौट के आके कहता है कि पापा वो नहीं दे रहे, मना कर रहे हैं, हम ना दे रहे अपनी गाड़ी। फिर देख ले, एक बार और मांग के देख ले, चले जाए, एक दूसरे की मदद करे चाहिए। मैंने पापा वो नहीं दे रहे, मना कर रहे हैं। शर्मा जी कहते रहने दो, तो फिर अपनी निकाल ले। समझ रहे हो बात को? मतलब इसमें लालच कौन है, लालची कौन है? क्या कहा, पूरी बात समझ में आई? शर्मा जी अपने लड़के से कह रहे हैं बगल वाले से मोटरसाइकिल ले ले ताकि अपन वहां घूमने चले। वर्मा जी ने मना कर दी। अब जी कह रहे हैं कि दे नहीं रहे कि ना दे रहे, क्या छोड़ो तो फिर मैंने अपनी निकाल ली। मतलब अपनी नहीं निकालना चाह रहा, किसी और से मांग रहे हैं। तो आदमी कितना लोभी हो चुका है। तो लोभ और लालच ये एक दिन दुनिया खत्म करेगा। लालच के चक्कर में आदमी कुछ भी कर रहा है। किसी को पता चल जाए कि इस जगह पे एक आदमी की बलि देने से 5 करोड़ का खजाना नीचे दबा है, तो आदमी प्रयास करेगा कहीं से झूठ डाल के रात में काट दूं उसको। इतना आदमी गिर चुका है। उसी को क्या कह रहे हैं? लोभ और लालच। लस्ट का मतलब सेक्सुअल डिजायर, सेक्स करने की इच्छा। लड़का पागल हो जाते हैं, नई नई उम्र है, किसी के भी रात को घर में घुस गए, पिता ही ने पकड़ ले, ढंग से कूट दे, हाथ पांव उड़ा ले, पता चला भग गए लेके, किसी को मिले भैया ने वहां कूट दिए, गोली दे दी, मार दिया। यानी उस समय दिमाग पर कुछ और सूझता नहीं है, सिर्फ वही चीजें हावी हो जाती है। उसे लगता है कि यही सब कुछ है, चाहे गर्ल्स हो चाहे बॉयज।
केवल बच्चों की नहीं माना, बूढ़े बूढ़े तक की हालत खराब है, बच्चे से लेके बूढ़े तक सब, जिसके ऊपर ये लस्ट हावी हुआ। लस्ट का मतलब कह सकते हो किसी भी काम को, ये नहीं सेक्सुअल वर्क ही हो, कोई भी काम करने की तीव्र इच्छा, इतनी इच्छा कि खुद को भी कंट्रोल में ना रख पाए। ये रैप वगैरह सुनते हो, रेप हो गया, ये हो गया, वो हो गया, वो क्या है? लस्ट ही तो है। छोटे छोटे बच्चे, 6 साल की 8 साल के बच्चे के साथ रेप, आदमी पागल हो रहा है, और क्या कर रहा है ये? तो ये क्या करेगा? ये सभी चारों चीजें इंसान को जानवर बना देंगी, और इंसान अपनी इच्छाओं की वजह से, लोभ लालच की वजह से, लस्ट की वजह से एक दूसरे को ही मारने लगेगा। और जब एक दूसरे को मारने पर तैयार हुआ, तो याद रखना, इंसान से बड़ा कोई हथियार नहीं है। सबसे खतरनाक जानवर इस दुनिया में है तो वो है इंसान। एक बार शेर से, सांप से, अजगर से खतरा नहीं है, वो जानवर है, उनका जितना पेट में भूख लगी होगी उतना ही खाएगा। इंसान खाएगा और 100 साल तक के लिए जोड़ के रखेगा। यही तो हो रहा है। तो इंसान से बड़ा जानवर नहीं है कोई। यहाँ कहना चाह रहा है कि दुनिया अगर खत्म होगी तो काय से होगी? फायर से। और यहाँ फायर का मतलब क्या है? डिजायर, ग्रीड, एवराइट, लस्ट। एक और मीनिंग और मिल जाएगी, आगे क्वेश्चन में लिखी हुई है। समझ में आई बात? तो उसने क्या कहा? सम से नाइस, कुछ कहते हैं काय से? आइस से। आइस का मतलब क्या है वो यहाँ बता दूंगा आपको, ठीक है, लिखने की जगह नहीं है। कुछ कहते हैं काय से खत्म होगी? आइस से। फ्रॉम आई हैव टेस्टेड, टेस्टेड का मतलब है जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, मैंने चखा है, तो कह नहीं पाएंगे कि डिजायर चख ली है, खट्टी होती है, लस्ट मीठी मीठी सी हो, और जी नॉन डाई ऐसा तो कुछ नहीं है। टेस्टेड का मतलब यहाँ क्या है कि मैंने वो चीजें क्या करी है? एक्सपीरियंस की है, मैंने फील की है, ये तो कहना चाह रहा है। आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, मैंने महसूस किया, अनुभव किया है कि दुनिया खत्म होगी तो काय से होगी? इंसान की अपनी बढ़ती हुई इच्छाओं के कारण। जितना ज्यादा पहले आदमी संतुष्ट था उतना लंबा जीता था। अपने तुम्हारे बाबा हो सकते हैं 90-95 पे मरे हो, आजकल 50 पे होते ही मरने के उसके दिन शुरू हो जाते हैं। कारण क्या है? पहले के जमाने में इच्छाएं कम थी, खाओ पियो मस्त रहो मेहनत करो। आजकल इच्छाएं बढ़ती जा रही हैं, इच्छा पूर्ति के चक्कर में आदमी पूरी जिंदगी भर लगाए, शरीर में बीमारियां पनप गई, खुद के लिए समय नहीं निकाल पाया, और जल्दी चल देता है वो। होता है कि नहीं? तो कह रहा है फ्रॉम आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, आई होल्ड, मैं रहूंगा उनके साथ किसके फेवर में है? तो ये पहली लाइन समझ में आ गई सबको? ठीक है। अगला उसने क्या कहा? अब तुम्हें ये लाइन का मतलब समझ में आया होगा कि दुनिया खत्म होगी फायर से। कौन कौन सी मीनिंग? डिजायर, ग्रीड, एवराइज, लस्ट। मैं किसके साथ ठहरना चाहूंगा? फायर के साथ, जो मैंने, आई हैव टेस्टेड, जो मैंने एक्सपीरियंस किया है। आगे सुनना। लेकिन इफ इट हैड टू का मतलब दोबारा, ठीक है। पेरिस का मतलब डाई, मरना पड़े। ट्वाइस मतलब दोबारा। अगर दुनिया को दोबारा मरना पड़े या दुनिया को दोबारा खत्म होना पड़े। आई थिंक, मैं सोचता हूँ। आई नो, मैं जानता हूँ। इनफ मतलब पर्याप्त है। इनफ मतलब क्या? हेट। क्या पर्याप्त है? अब हेट क्यों कहा उसने, तो वो देखते हैं। हेट का मतलब होता है नफरत। यहाँ जो आइस है, उस आइस का मतलब क्या है? हेट। मतलब दूसरा कोल्डनेस, तीसरा रिजिडिटी, रिजिडिटी हाँ, एक और होगी इंटॉलरेंस। अब ये क्या है समझना, चारों पांचों मीनिंग खतरनाक सी लग रही होंगी आपको। हेट का मतलब जानते हो? हेट को ये हेटरेड भी लिख सकते हैं। क्या मतलब होता है? नफरत। कोल्डनेस का मतलब, अब इनका मतलब इंग्लिश में याद करना दिक्कत होगी। हेटरेड का मतलब नफरत। इंसान के अंदर या तो इच्छाएं बढ़ेंगी तो खत्म होगा, ये चार चीजें, या फिर नफरत के कारण खत्म हो जाएगा। नफरत में एक दूसरे को भैया भैया में गोली दे रहा है, पिताजी का सर फाड़ दिया, उल्टे सीधे काम हो रहे हैं कि नहीं, और हो कि छोड़ो, घर में नहीं, बाहर नहीं छोड़ रहा। तो दूसरा क्या होगा? नफरत बढ़ेगी, और नफरत से एक दूसरे को मारेंगे, काटेंगे। अभी देशों में आपस में क्या चल रही है? नफरत ही तो है। सपोज करो किसी और देश का राष्ट्रपति ज्यादा नफरत में आ जाए, और वो मरने मारने पर तुल जाए, और कहे कि हम तो मिसाइल छोड़ेंगे इंडिया पे,
अब सपोज करो वो छोड़ दे, भले ही अपन उसके देश को खत्म कर दे अगले आधे दिन में ही, लेकिन वो कुछ तो नुकसान करेगा हमारा, कुछ तो हम लोग भी मरेंगे ना। ऐसा तो नहीं है मैं अकेला लड़ रहा हूँ, पांच सामने से पांच हैं, तो पांच मुझे मारेंगे, मैं भी तो उनको थोड़ा बहुत मारूंगा, थोड़ा बहुत तो नुकसान उनको भी होगा। तो कहना क्या है, नफरत इंसान को क्या कर देती है, खत्म कर देती है। नफरत से दुनिया एक दिन, तो नफरत कोल्डनेस क्या होती है, मतलब ठंडा पड़ जाना। तुम्हारा दोस्त है, एक्सीडेंट हुआ, सर फट गया, तो कह रहा बाहर में आने, वो का मतलब है। ये क्या है कि तुम्हें बगल वाला, तुम्हारा साथी, तुम्हारा पड़ोसी, तुम्हें उसके दुख से कोई परेशानी नहीं है, ये कोल्डनेस ही तो है। बड़े बड़े शहरों में आजकल अपनी, तुम अच्छी जगह पे रह रहे हो बेटा, इधर सुबह हो गई, अपने तुम्हारी जगहों पे नोटिस किया होगा, मोहल्ले में गांव में कुछ हो जाए, पूरा मोहल्ला या जिस गांव में रह रहे हो पूरा लोग आके खड़े हो जाते हैं, अपना काम छोड़ के तुम्हें हॉस्पिटल ले जाएंगे। तुम्हारे घर पे पेरेंट्स नहीं होंगे तो वो खुद संग में रहेंगे वहाँ, ऐसा होता है। अपने समाज में आज भी है, बड़े बड़े शहरों में बगल में बिल्डिंग में एक ही कमरा में, बगल के कमरा में रह रहा है, मर रहा हो, इस बगल वाले को मतलब नहीं है तुमसे। क्या हो गया, वो कोल्डनेस हो गई कि नहीं, इंसान को किसी इंसान से मतलब ही नहीं रहा, तुम क्या कर रहे हो। रिजिडिटी मतलब कठोरता, कोई मतलब नहीं है, इंसान का कठोर हो गया है अपने फायदे के लिए। चीना झपटी चल रही है, तुरंत चक्कू दे दिया, मोबाइल छुड़ाने चक्कर तुरंत नहीं दिया, चक्कू मारे जाते हैं बड़ी बड़ी शहरों में। आदमी कितना कठोर हो गया है, कितना कैसा हो चुका है, हालत खराब है। इनटॉलरेंस मतलब सहनशीलता नहीं है बिल्कुल। तुम अभी देखो कोचिंग छूटे, साइकिल किसी ने बीच में हटा दिया, हटाइए, फिर मुझे हटा तो रहा हूँ, क्या हटा तो कहता हूँ तो मैं आज ना हटा रहा, लज्जी खड़ी है, और सब पीछे सब खड़े हैं दो की वजह से, और आपस में है गई। फिर वो 10 बुला रहा है, आज उसने पीटा, 3 दिन बाद वो बुलाया, उसने पीटा। इनके चक्कर में अगर किसी की ज्यादा लग गई तो इनके चक्कर में फिर इनके पिताजी बढ़ेंगे, और दोनों पार्टी अगर तगड़ी निकली तो एक आध मर जाएगा। ये क्या हुआ, इंटॉलरेंस हुआ, किसी में सहनशीलता है ही नहीं, थोड़ी सी बात पर गर्म होने लगते हैं। अगर उनमें से एक में सहनशीलता होती, क्या ठीक है तू निकल जा पहले, तो बात खत्म हो जाती कि नहीं। लेकिन वो निकलने की बजाय कितनी तगड़ी बन गई, सुना होगा गांव में बिटोरा की वजह से एक दूसरे को मारी गोली, उसने राजश्री उधार नहीं दी तो दुकानदार में मारी गोली। अब बताओ, जितनी बातें हैं। हाँ, अखबार में सुनना तो कि बार उधार मांगी, वहां मेरी ना दे रहा हूँ, नहीं देगा कि ना दे रहा हूँ, तू यहाँ चला रहे हो दुकान, क्या चला रहे हो, तो बात दिखा। ये हालत है। तो इधर तो ये कहेगा आइस, आइस का मतलब क्या, नफरत, मेन मीनिंग है नफरत आइस की। और फायर की मेन मीनिंग क्या है, इज आल्सो ग्रेट, ये भी बहुत ज्यादा है, इससे भी खत्म हो सकती है दुनिया। एंड वुड सफाइस, यह मतलब समझना, सफाइस का मतलब है सफिशिएंट, लिखना पड़ेगा, छुट्टी मत समझना कि हम उठा के जाने वाले हैं। सफाइस का मतलब सफिशिएंट। कॉपी में आपको क्या लिखना है सुन लो, पोएम डालो, पोएम टू नाम फायर एंड आइस। अब पूरी पोएम नहीं लिखना, पहली मीनिंग लिखना फायर और डैश करके लिख देना, ये मतलब, फिर क्या लिखना, आइस डैश करके लिख देना, फिर आप लिखोगे कौन सी मीनिंग, पेरिस, पेरिस का मतलब डाई, पूछी जाती है इसलिए बता रहा हूं। सफाइस का मतलब क्या, ये इतनी मीनिंग पूछी जाती है इस पोएम में से। सफाइस का मतलब सफिशिएंट, सफिशिएंट मतलब पर्याप्त, इनफ कहते हैं, वही मतलब है इसका। इतने सारे मतलब है, नोट करें। डिजायर मतलब इच्छा, इंग्लिश में तो डिजायर है। हाँ, फायर का मतलब डिजायर है, अब हिंदी में लिखने से राइट, वह हिंदी नहीं पूछेगा आपसे। अब बता दो नए लोग हैं उनको सबको समझ में आ गया कि नहीं, ऐसा तो कुछ समझ में नहीं आया हो, आ गया, आ गया बेटा तुम्हें। लेट कैसे हो गया आज, टम लेट हो गई क्या, अच्छा अच्छा, हाँ कोई बात नहीं। तुम भी पल्लू को वहीं से रिटोना से ही हो, हाँ हाँ, अच्छा अच्छा ठीक। साइकिल से आओ, साइकिल लो, और क्या करें, इनका तो भरोसा नहीं है कोई टम वालों, जब महीने में 4 दिन तो लेट करेंगे ही करेंगे।
अरे बैठ जा धक्का मुक्की हो रही। खाने पीने के लिए तो नहीं मिल रही।